हाय नर्डीज, वेलकम बैक टू नर्डी नुक्कड़। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ऑफ कोर्स न्यू एनसीईआरटी के साथ, बट थोड़ा थोड़ा पुरानी एनसीईआरटी का भी तड़का लगाते हुए उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। और ये है हमारा पार्ट 3A। पिछले पार्ट में हमने क्या कवर किया था? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर करती है वर्क के थ्रू, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, वर्क एनर्जी थ्योरम की बेसिक स्टेटमेंट, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म समझा था, मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा ये पूरा चैप्टर जिसपे बेस्ड है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज दैट एनर्जी which is possessed in an object due to its motion or due to its position or configuration। इसी मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन एंड दूसरी एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अपने आप में ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला लेक्चर पहले हम सिर्फ बात करेंगे एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, और वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स परंपरा के अनुसार स्टार्ट करेंगे एनीमे एग्जांपल के साथ। आज का एनीमे एग्जांपल क्या है? नारुतो वर्सेस इशिकी। ऑलराइट, इस बैटल के दो क्लिप्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उस पर ध्यान से देखेंगे। पहले क्लिप में क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ये चीज चल रही है ना, अटैक और डिफेंडिंग ये चल रहा है। सेकंड सीन पे ध्यान देखो, सेकंड सीन में क्या हो रहा है? इशिकी और नारुतो दोनों दूर से भागते हुए आ रहे हैं, दोनों दूर से भागते हुए आते हैं। और इस टाइम पे जब नारुतो उसको पंच करता है इशिकी को, तो इशिकी बहुत दूर जाके गिरता है। पहले में कोई इंपैक्ट नहीं था, सीधा बस अटैक हो रहा है, डिफेंड हो रहा है, ये चल रहा है। लेकिन सेकंड टाइम पे पंच किया, जब दूर से भागते हुए आके पंच किया, तो इशिकी दूर जाके गिरता है। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस आ गया? दोनों टाइम पर क्या डिफरेंस था? मोशन का। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक कार है, वॉल के पास खड़ी हुई है, पार्क्ड है, कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये सेम कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आकर उसी सेम वॉल पे आकर क्रैश कर जाती है, तो क्या होगा? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है ना? तो यहां पर क्या डिफरेंस आया? मोशन का। इसी एनर्जी ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को काफी डिटेल में समझने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता कैसे लगती है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ½ mv² वो कैसे आता है, उसकी डेरिवेशन समझेंगे, और अल्टीमेटली वो जाकर वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे जुड़ रहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज के लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल रीजनिंग, हर टाइप के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ कवर होगा। अपने आप में ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसीलिए इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, जो आपका रहेगा 3B, जिसमें हम कवर करेंगे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स को भी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 लेवल में बांट दिया गया है। उन 5 लेवल के न्यूमेरिकल्स को कवर करने के बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, चलो कहानी को एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉक्स रखा है और ये बॉल है। अगर मैं ये बॉल को और इसको बॉक्स को साथ में रख दूं तो कुछ होगा? नहीं होगा, राइट। लेकिन वहीं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस बॉल को रख दिया गया, और अब इसको यहां से छोड़ दिया गया, और ये इस बॉक्स, अब ये जब नीचे आएगी और इस बॉक्स पे जाके टच करेगी, ये इसके पास इसके मोशन की वजह से इसने क्या किया? इस बी को यहां डिस्प्लेस कर दिया। इस ये पहले बी की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, अब वो कहां उठकर आ गया है? इधर। कैसे आया? इस पर इसने पोजीशन चेंज करी है, दैट मींस इस पे वर्क हुआ है। किसने वर्क किया है? इस मूविंग बॉल ने। अगर मूविंग बॉल ने वर्क किया है, दैट मींस उसके पास क्या रही होगी? एनर्जी। Am I clear with this? That means कोई भी मोशन, कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है उसके पास एक एनर्जी होती है। ये हमें इससे कंक्लूड कर सकते हैं। कोई परेशानी इस चीज में? ठीक है, एक और एक्टिविटी देखते हैं। उसमें देखो क्या हुआ, दो पार्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, पहले क्या है आपको यहाँ पर स्प्रिंगी, हमने फोर्स वाले चैप्टर में भी ऐसी एक एक्टिविटी करी थी, याद है सर? किसी को F=ma वाला हम उसको रिलेट कर रहे थे, उसमें किया था। किसी को एक बार बुक के पन्ने पलटो, उसने कवर किया था। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक वेट है, यहाँ पे वेट लटकाया, मान लेते हैं W1। ठीक है जी, ये काट है और ये एक बॉक्स रखा हुआ है। जब एक वेट रखा गया था, जैसे इसके ऊपर रखा गया, तो ये काट आके इसके ऊपर टकराती है
और इस बॉक्स को इधर मूव कर देती है, यहां तक मूव कर दिया, S1 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हुआ, अब वेट बढ़ा दिया गया, जिसको हमने W2 बोल दिया, डबल वेट कर दिया। जैसे ही डबल वेट किया तो अब जो मेरा, जब ये कार्ट मेरी इस बॉक्स पे आके डिस्प्लेस हुई, तो अब ये S2 डिस्टेंस कवर कर रही है, ये S1 से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया उसने। क्या चीज हमें पता लगी पहली एक्टिविटी से, एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन होल्ड्स एनर्जी एंड हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। ठीक है जी, समझ गए। इससे हमें पता चल गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास एनर्जी है और उसके पास कैपेसिटी है कि वो सूटेबल सिचुएशन में आके काम कर जाएगी। ठीक, अगले पार्ट में हमें क्या पता चला, अगले एक्टिविटी में क्या पता चला कि एक फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा एनर्जी होती है एंड इट कैन परफॉर्म मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्लोअर स्पीड। ये हमें क्लियर हुआ, कोई परेशानी? यहाँ पर क्या, जैसे आपका वेट जो ये था कम, यहाँ पे वेट कम है तो धीरे से आया होगा, तो इसने थोड़ा ही डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा ही वर्क कर पाया। जब इसके पास ज्यादा वेट हो गया, भारी चीज होगी तो एकदम से नीचे लेकर आएगी, तो उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया था। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा एनर्जी होती है और वो ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकती है, ऑफकोर्स। ठीक है जी। देन हम बात करते हैं इसमें, हमें कंक्लूड करके क्या कहेंगे, दैट वर्क डन इक्वल्स एनर्जी रिलीज। वर्क कितना होगा, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी an object holds directly equals the maximum work it can perform when that energy is fully released. एक टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एन ऑब्जेक्ट होल्ड्स, एक ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसका, वो किसके बराबर होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन परफॉर्म। कर नहीं रहा है हमेशा, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। वर्क स्टोर नहीं होता है, एनर्जी स्टोर होती है, राइट। तो ये क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एन ऑब्जेक्ट होल्ड्स equals the maximum work it can perform when the energy is fully released. जब एनर्जी कंप्लीटली रिलीज होगी तो वो मैक्सिमम वर्क कर जाएगा। कोई परेशानी इस चीज में, कोई दुख दर्द? हमें इस एक्टिविटी से ये तीन कॉन्सेप्ट पता चल गए कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, दूसरी चीज फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा एनर्जी होती है तो ज्यादा काम कर पाता है, तीसरे में हम इनको मिला के हम कह सकते हैं कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगी, जितना मैक्सिमम वर्क वो कर सकती है जब उसकी पूरी एनर्जी रिलीज कर दी जाएगी तो। ठीक, ऑल गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पे आ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज दैट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज पोजेस्ड इन इट ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, तो सबको रटा हुआ होता है वैसे भी। अब यहीं पर देख लो, ये हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वाला उस टाइम पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो याद आया कि क्या था कि पानी स्टोर होता है हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको नीचे फेंका जाता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखो कितनी स्पीड के साथ पानी नीचे है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हाई है। तो यहाँ पर जो अगर टरबाइन लगा दिया मैंने तो वो ऑब्वियसली वो रोटेट करेगा, है ना। फॉलिंग वाटर अगर उस टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन तो घूमेगा ही, है ना। मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन आएगा उसके अंदर, वो एनर्जी हमें बनती है उसमें अल्टीमेटली एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन पिछले लेक्चर में देखा था, सबको ध्यान है। क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू इट्स मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट्स इतनी कहानी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स की। देखो डिफरेंस देखो, अगर एक पानी है जो बिल्कुल ऐसे आराम से बह रहा है, जैसे इधर कैनाल वगैरह में ऐसे पानी होता है, और वहीं अगर फ्लडेड सिचुएशन है किसी रिवर में, इस टाइम पर किसमें ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर आप इस पानी में पैर रखो, पैर रख के अंदर जाओ और इस पानी में जाओ, किसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कौन आप पे ज्यादा वर्क कर जाएगा, कौन आपको ज्यादा डिस्प्लेस करा देगा, ज्यादा फोर्स कर देगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऑफ कोर्स जिसके पास ज्यादा मोशन है ना, जिसके पास ज्यादा मोशन है वो आप पे कर जाएगा। तो जो जिसकी फ्लोइंग वाटर जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, अगेन विंड मिल का देखा था, ये मैंने होमवर्क दिया था कि विंड मिल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखना।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड आ रही है, फ्लोइंग विंड, आपका जो विंड ब्लो कर रही है तो हवा बह के आ रही है, वो क्या कर रहा है, विंड मिल के टरबाइन को घुमा रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है विंड मिल में भी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। ठीक है जी। अगेन ये वाला एग्जांपल तो पिछले लेक्चर में देखा था, क्या था, बॉल और विकेट को पास रख दो कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉल को मोशन दे दो तो वो विकेट को उड़ा देगी, राइट। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और भी, एक एग्जांपल आप भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डू ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, क्या सारे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो सेम काइनेटिक एनर्जी है सबके पास। और दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस चीज पे करता है, किस चीज पे फाइनली जाकर वो डिपेंड करेगा। देखो, मास पे करेगा, वेलोसिटी पे करेगा, डायरेक्शन पे करेगा, या सब पे, तीनों ही चीजों पे करेगा। सोचो, देखो, ट्रक वर्सेस बाइसिकल, किस में प्रॉब्लम आएगा, किस में हाथ में, अगर आप ट्रक के सामने आते हो, मान लेते हैं आप, बताओ, चलो कोई बात नहीं, एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ट्रक है और एक बाइसिकल है, मूव कर रही है, किस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन ज्यादा इंपैक्ट इस वर्क कर पाएगा इस बॉक्स के ऊपर, कौन इस बॉक्स को ज्यादा उड़ा पाएगा, ज्यादा वर्क कर पाएगा, ऑफ कोर्स ट्रक कर पाएगा, है ना। क्यों कर पाएगा, क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों केसेस में, किसका डिफरेंस आया, मास का, मास ऑफ ट्रक इज मोर देन मास ऑफ बाइसिकल। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है किससे, बाइसिकल से। इतनी सी बात समझ आ गई। तो मास पे तो डिपेंड कर रहा है, हम कह सकते हैं जी बिल्कुल कर रहा है, मास पे कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, एक बॉल है जो आपके पास में रखी हुई है, या मैं आपको ऐसे फेंक के दे दूं, जरा सा कुछ होगा नहीं। वहीं अगर मैं आपको बॉल ऐसे फेंक के मारूंगी तो आपको चोट लग सकती है, होगा ना ऐसा। ये मोमेंटम के केसेस में पढ़ा था कि बुलेट ऐसे फेंक के मारो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे शूट करोगे तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो दैट मीन्स मूविंग, जो हाई वेलोसिटी है, जिसके पास ज्यादा स्पीड है, तो वो भी, उसके पास भी ज्यादा एनर्जी है, ये हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखा। दैट मीन्स क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, अगर जिस ऑब्जेक्ट की, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। इतनी सी बात समझ आई। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, बट क्या डायरेक्शन पे करेगा, क्या काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कुछ मतलब होगा, ये सोच के बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, राइट। तो एनर्जी स्केलर है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर। ये बस ध्यान रखने के लिए, वैसे वरना खुद से भी सोचो, वेलोसिटी क्या है आपके पास, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का, उसको मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी की, स्पीड बढ़ रही है या डिक्रीज कर रही है। स्पीड बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन उसके डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा एनर्जी को, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं। तो हमें यहाँ से हमें दो चीजें पता लग गई कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। ठीक है जी, पर कैसे, कितना डिपेंड करेगा, ये तो पता चल गया। यहां से हमें पता चल गया जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ये चीज हमने कंक्लूड कर लिया। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या हमें m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, या हो सकता है कि m के पास स्क्वायर आ जाए, v के पास स्क्वायर आ जाए, या क्यूब आ जाए, या ट्वाइस हो जाए वो, है ना। कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें नहीं पता। ये हमें कैसे पता लगेगा, उसको डिराइव करके। चलो वो भी करते हैं। देखो, सिचुएशन लेते हैं, डेरिवेशन पे आने से पहले हम ये सिचुएशन समझते हैं कि मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है एक कार की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0, है ना। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जब मोशन, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो भी 0। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अब वर्क डन हुआ तो इसके पास एनर्जी आ गई, अब ये मोशन में आ गया तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी आई और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, जिसको हमने के बोल दी। ठीक है जी।
हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम समझा था कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे तो एनर्जी चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पे चेंज, 0 से k पे हो गया, एनर्जी चेंज तो हुई है ना। इस पर पॉजिटिव नेटवर्क किया गया, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव नेटवर्क किया गया, स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। समझ आया। इस केस में अगर मैं बात करूं कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्या है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना, क्योंकि हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इस पे काम हो रहा है, तो ई एफ माइनस ई आई हो गया, है ना, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ काइनेटिक फाइनल एनर्जी क्या है, के, इसको एफ मान लो, के एफ। यहाँ पर ई इनिशियल क्या थी, 0, तो वर्क डन किसके बराबर हो गई, होगा ऐसा। ये बेसिक जिस्ट था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, अभी डेरिवेशन पे आएंगे, बट बेसिक समझाने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी कैसे वर्क से रिलेटेड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हर एनर्जी की वर्क से रिलेटेड है, ये चीज तो हमें पहले ही समझ आ गया पिछले लेक्चर पे। यहाँ तक कोई परेशानी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, उस पर फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ, तो अब उसके अंदर एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसको हमने के बोला, फाइनल वेलोसिटी उसकी वी हो गई। तो हमने हमारा जो नेट वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल था, इनिशियल 0, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, बेसिक सा था ये तो, कोई। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा जिसको हम, जो हमारा है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन इजी बनाने के लिए डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाती है, बट सिंस आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है तो हम करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, मान लेते हैं सेम चीज, सेम सिचुएशन है, लेकिन इस टाइम पे हमने माना कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। मास हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, मास हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, फोर्स हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं कि नेट फोर्स जो हमारी लग रही है इसके ऊपर, हम इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। पॉजिटिव वर्क डन मतलब वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है, ये चीज ध्यान है ना, तो वर्क ऑन द सिस्टम हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट हुई है s। इतना, ये हमारे वेरिएबल्स थे जो हमने अज्यूम, जो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए। ठीक है जी, ठीक। अब ध्यान से देखो, मुझे एक चीज पहले से पता है कि जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है और एफ इज पैरेलल टू एस, तो दैट मीन्स मेरा फॉर्मूला क्या बना, एफ एस, है ना, ये तो ठीक है। तो मुझे एफ, यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि वर्क डन क्या होता था, एफ एस। जो हमें पुराना पता है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं सीख रहे, उसी से हमारा डेरिवेशन भी आए, उससे हमें कंक्लूड भी करेंगे, फॉर्मूला भी हम उसी से निकालेंगे। देखो सोच, वर्क डन का क्या है, एफ एस, उसके बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ये तो पढ़ा ही था फोर्थ चैप्टर में। एफ नेट क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसको इस एफ नेट की जगह पे पुट कर दे तो, 2 in 1 कर दे तो क्या होगा, अब मेरा वर्क डन जो है, नेट वर्क डन कितना बन जाएगा, एम ए एस। यहां तक तो कोई परेशानी, बहुत इजी था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस, एफ का फॉर्मूला क्या है, एम ए, तो इस एम ए को उठा के रख दिया वर्क डन के फॉर्मूला में, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया, एम ए एस। अब देखो, वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी में ले आएंगे, उसमें कोई परेशानी, हमने अब पिछले स्लाइड में ही देखा कि कैसे रिलेट कर सकते हैं हम वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के साथ, हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का हम जो फॉर्मूला देख रहे थे, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। फॉर्मूला में मास है, वेलोसिटी कहीं दिख रही है, नहीं, वेलोसिटी नहीं दिख रही है, मुझे क्या दिख रहा है, ए एस। ए कुछ काम का नहीं है मुझे, तो मास और वेलोसिटी पे जब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है तो मुझे क्या चाहिए, वी। और ये कैसे आएगा, जब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, एक्सेलरेट कर रहा है, वो सब चीजें हो रही हैं, तो अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रही है, तो अब हम किसकी हेल्प लेंगे, पलटो इतिहास के पन्ने। हमारा सबसे पहला वाला चैप्टर मोशन चैप्टर में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, 3 जो समझे थे उसी की बात करेंगे। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हम कैसे पता चलेगा कौन सा हम कर रहे हैं, कौन सा हमें यूज करना है,
खुद ही सोचो, क्या यहाँ टाइम की बात हो रही है? नहीं, तो टाइम का तो काम खत्म हो गया यहाँ पर। तो कौन सी इक्वेशन बचती है? वो तीसरी। तो तीसरी क्या होती थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और यहाँ पर तो s भी आता है, as आ ही रहा है, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर। आ गया? इजी हो गया? पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से एक बार डिराइव करके देखो। आगे मैं कर रही हूँ आगे, बट एक बार खुद से ट्राई करो क्या होता है। हमें ये चीज पता है कि भाई यहाँ तक हमारी सिचुएशन बन गई है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है जी। यहां से अगर मैं as निकालूं, as को एक साइड फेंक दूं, तो क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब इस 4 को 3 में पुट कर दे, 4 इन 3, क्या होगा? वर्क नेट इज इक्वल्स टू m, as की जगह हमें क्या रखना है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ये वन बेसिकली अपॉन 2 क्या है? 1/2 है। तो कैसे लिख सकते हैं? 1/2 है ना, ये इस तरीके का है। 1/2 है तो सबके पास ही है, तो इसको बाहर निकाल दिया। इस m को एक एक करके इन सबके पास दे दे, है ना। तो 1/2 को बाहर रखा, या इस तरीके से अगर रख दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये है अगर, तो इसी को इनको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हाफ m v स्क्वायर, और क्या आएगा? हाफ m u स्क्वायर आएगा। ये मेरा क्या है? वर्क नेट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यही मेरा क्या हो जाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, कमिंग स्लाइड्स में। फिलहाल क्या हुआ यहाँ से समझ आया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? वी क्या था? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क नेट। अब ध्यान से देखो, हमने पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। मैंने उस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है इस वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअल में किसको यूज करके डिफाइन होता है? काइनेटिक एनर्जी। उसकी रियल स्टेटमेंट को क्या यूज करती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास क्या आया? वर्क नेट किसके बराबर है? क्या आया? वर्क नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। बेसिकली ये है, ठीक है। इसकी बजाय हमारे पास जो एक्चुअल रियल वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। बट एनीवेज हमारे पास ये आ गया, है ना। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। अब सबसे पहला वाला केस ध्यान करो, उसमें क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अब जब इनिशियली अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और फिर उस पर वर्क किया गया और वो मूव करना चालू कर दिया, तब क्या होगा? उस केस में हमारे पास क्या है? वर्क नेट क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इफ u इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? वर्क नेट किसके बराबर हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर। और अल्टीमेटली ये वर्क डन जो है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? मोशन, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, उसी को क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। और उसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया? हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? जूल है, तो इसकी एनर्जी भी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? एनर्जी। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या रहती है? जूल रहती है। और काइनेटिक, अब यहीं से ध्यान से देखो, हमने ये चीज ऑलरेडी इसको हमने स्टैब्लिश कर लिया था कि काइनेटिक एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि रीजन हमने समझे थे। अब ध्यान से देखो, लेकिन देखो हमारे पास स्केलर है वो क्वांटिटी,
लेकिन वो फिर भी वर्क व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जब पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब नेगेटिव वर्क होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ध्यान से देखो, पॉजिटिव वर्क हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। नेगेटिव वर्क होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक। और तीसरा टाइप ऑफ वर्क डन क्या था, जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर वर्क डन हो ही नहीं रहा है तो हमारे पास वेलोसिटी डज नॉट चेंज, हेंस वी कैन से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं बेटा, रीजनिंग क्वेश्चन में काफी एक बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, ऑफकोर्स एग्जांपल वगैरह यूज करके स्टेटमेंट्स वगैरह को, तो थोड़ा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज को। क्या बोला, k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। हमने कहा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। नेगेटिव वर्क डन होएगा तो ऑब्वियसली किसी, जैसे फ्रिक्शन है, नेगेटिव वर्क डन कर रहा होता है तो वेलोसिटी कम होती है ना, तो वेलोसिटी कम होगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर जीरो वर्क डन हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी पीजी। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी रिलेट कर दिया था कि काइनेटिक एनर्जी कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है, वो हमने देखा। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ऑफिशियली बात कर लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम की क्या फाइनल स्टेटमेंट बनती है। द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना, चेंज इन एनर्जी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्योंकि हमने तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ा था, तो समझाने के लिए हमने वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी करा। हायर क्लासेस में आप एक्चुअल में चेंज इन मतलब एक्चुअल स्टेटमेंट पढ़ते हो, वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो एक्चुअल में क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऑलराइट, इस केस में क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने बताया कि वर्क डन पॉजिटिव है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दैट मींस वेलोसिटी क्या है, बढ़ गई, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वर्क डन नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तो फाइनल क्या होगा, कम होगा, स्पीड कम होएगी, हो गई। वर्क डन जीरो है, फाइनल इज इक्वल्स टू हो जाए, इनिशियल हो जाएगा, तो स्पीड क्या रह जाएगी, अनचेंज। वही जो अभी समझाया था, उसी को कंक्लूड करके डिफरेंट वर्ड्स में यूज किया हुआ है, क्योंकि असर्शन रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्डिंग्स यूज करी जाती है और कंफ्यूज हो जाते हो अगर सिर्फ रट के जा रहे हो तो। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर पाओगे। Am I clear with this? कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, v, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, और वो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या चाहिए उसको रेस्ट पे, तो v क्या है, 0। अब वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कितना काम, और मास गिवन है m। अब वो कह रहे हैं कितना इस पे वर्क हो जाए कि मैं वो रेस्ट पे आ जाए, तो वर्क डन क्या होता है, नेट वर्क डन क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल क्या है, 0, है ना, उसको रेस्ट पे ला रहा है। के इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसको, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है बेसिकली। ठीक है जी, ये पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? अच्छा, अब हम इस फॉर्मूला से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज पे डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी। ठीक है जी, कैसे डिपेंड कर रही है, मास पे कैसे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, हाफ तो कांस्टेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसा है, हाफ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने मास को डबल कर दिया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, मास को ट्रिपल कर देंगे काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल हो जाएगी, 4 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो प्रोपोर्शनल चल रहा है। और प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है बेटा, मैं ग्राफ मोशन से बहुत डिटेल में कराते हुए आ रही हूँ।
तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ऑलरेडी ग्राफ बहुत अच्छे से पता है सब चीजें। प्रोपोर्शनल, अगर कोई प्रोपोर्शनल साइन है, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ए अगर जैसे x इज प्रोपोर्शनल टू y, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, x कम हुआ तो y भी कम हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। खैर एनीवेज, इसको हमने पढ़ा था कि अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारी कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट। काइनेटिक, अगर मेरा मास कांस्टेंट, सॉरी v अगर कांस्टेंट है, थोड़ा सा सफाई से काम कर देती हूँ मैं कभी कभी, वाई भी क्या है, कांस्टेंट है अगर मेरा, और तब मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में अगर ग्राफ बनाना है, यहाँ से मुझे रिलेशन पता चल रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सबको याद है, ठीक है। वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी का स्क्वायर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हो, फॉर्मूला रख के याद रखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, बट डायरेक्टली लिखते लिखते वो वी लिख देते हो, स्क्वायर को भूल जाते हो। वी, काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर मेरा मास कांस्टेंट है, अगर मेरा मास कांस्टेंट है और मुझे अगर ग्राफ बनाना है के और वी स्क्वायर के बीच में, ध्यान से देखना बेटा, के और वी स्क्वायर, तो ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है तो भाई स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, प्लीज, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक। लेकिन अगर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, घबराना नहीं है, बट थोड़ा सा पहचानने के लिए एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें अगर आता है ओलंपियाड में कभी, तो भी थोड़ा सा आपको आइडिया रहे, उसके लिए बता रही हूँ कि अगर के और वी का पूछ लिया जाए, तब हमारे पास क्या होगा, हम पैराबोला बनाएंगे, ठीक है। वी स्क्वायर आएगा अगर वो उसके टर्म्स में आता है, वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी, वाई इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस सी, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आता है, तो पैराबोला बनता है, ठीक है। अगेन बड़ा बच्चा लगा होगा, कोई बात नहीं, एक इस तरीके का आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो वेलोसिटी के केस में अगर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी स्क्वायर की बात होगी तब स्ट्रेट लाइन है, और अगर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की बात होगी सिर्फ, तो पैराबोला बनेगा। मैं उसके मैथमेटिकल पोर्शन पे अभी नहीं जा रही हूँ, आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, उस कोई सोचने की जरूरत नहीं है फिलहाल, पर इतना ध्यान रखो कि के वी स्क्वायर है तो स्ट्रेट लाइन, अगर के और वी है तो, क्योंकि वो स्क्वायर है और उसके लिए पैराबोला बनता है, तो हम एक पैराबोला बना देंगे, ये इस तरीके का शेप बना देंगे, ये ध्यान रखो। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरी यहाँ पर अगर वेलोसिटी डबल हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। कैसे, अगर इनिशियल देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के थी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर थी। अब अगर मैंने सेकंड, मेरी फाइनल में हम कह रहे हैं कि भाई जो v है वो डबल हो गया, तो v डबल हुआ तो क्या होगा, हाफ m टू v का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ m 4v स्क्वायर, ये होगा ना। तो अब हाफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू में 4, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, इनिशियल के, है ना, इनिशियल वाला के, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा फाइनल किसके बराबर आएगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी अगर मैं डबल करूंगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ती है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हो, एमसीक्यू आता है तो मास को डबल करा तो उसको कर देते हो, उस डबल डबल करके खेलते रहते हो, लेकिन वेलोसिटी के केस में ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का अगर वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, वो ट्रिपल होगी तो वो आपके पास 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा देखो आगे, नहीं भी कर पाओगे कोई बात नहीं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम कमिंग लेक्चर में अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझेंगे। अभी देखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड स्क्वायर, नॉट डायरेक्शन। स्पीड पे है, स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब एक जस्ट क्विक रिवीजन के लिए, मतलब क्विक कॉन्सेप्ट के लिए हमने ये कर लिया कि अगर अगर मेरा m से 2m होगा, देखो m से अगर 2m होगा तो काइनेटिक क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ k, ठीक है। करने का एक एक स्टेप करके करने की तो जरूरत नहीं है, आप अभी फिलहाल प्रोपोर्शनल साइन से ही समझ लो। m अगर 3 टाइम्स होगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3 टाइम्स हो गया, और अगर वेलोसिटी मेरा ट्वाइस हुआ है, अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, 4 टाइम्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, 3 टाइम्स होगा तो 9 टाइम्स बढ़ गया। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी हाफ हुआ है अगर, अब मेरी वेलोसिटी बढ़ी नहीं है, आधी हो गई है,
अगर आधी हो जाएगी तो मेरा काइनेटिक एनर्जी आधी नहीं होगी, 4 टाइम 1/4 हो जाएगी, है ना? कुछ सोच समझ आ रहा है वाला चीज? क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मेरा सेकंड, जब मेरा फाइनल वाले की बात करूं अगर, तो क्या है, हाफ एम वी क्या है, अब उस वी आधा हो गया है, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 4। ये क्या है, के इनिशियल, तो क्या होगा, 1/4 ऑफ के। तो मेरे के फाइनल किसके बराबर हुई, 1/4 ऑफ के इनिशियल। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इजी। इस पे बेस बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत एमसीक्यूज आते हैं। अगर एमसीक्यू नहीं तो 1 मार्कर 2 मार्कर ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे आपको रेशियो निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। और अभी भी कोई डाउट है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कमिंग लेक्चर में बहुत न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल डबल्स इन मैग्नीट्यूड। तो इजीली पॉज करो, अभी खुद से बताओ सॉल्व करके। अभी इतने सारी चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उसको पॉज करो और खुद से आंसर बताओ अभी कमेंट करके। क्या था, वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल डबल्स इन मैग्नीट्यूड, तो पहले व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरी जो नया काइनेटिक एनर्जी है उसको के एफ बोल देती हूँ। उसको क्या बोला है उसने कि वेलोसिटी डबल हो गई। अब मेरा जो वी फाइनल है मेरी डबल हो गई है, ट्वाइस ऑफ वी हो गया। तो क्या होगा, 1/2 एम 2 वी का होल स्क्वायर, 1/2 एम 4 वी स्क्वायर। 4 को इधर लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पर इसको लिख दो, के एफ क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ के इनिशियल, ये कह सकते हो ओरिजिनल वाला। इजी, अभी करा था सॉल्व ऑलरेडी, हो जाएगा, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके पास इसी पे, ये जो अब यहीं से यहाँ पे छुप गया है वो, बट एनीवेज जो हमने स्टार्टिंग में रियल लाइफ एग्जांपल देखा था कि कोई कार थी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई थी, पहले स्टेशनरी थी, कुछ नहीं हुआ, 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर वो आई थी, जब वॉल पे टकराई थी, तो इम्पैक्ट इतना ह्यूज क्यों था, क्योंकि जब वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी इसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसीलिए अगर काइनेटिक एनर्जी अगर सॉरी वेलोसिटी अगर डबल हुई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो अगर वेलोसिटी अगर 0 से 120 हुई है तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई है ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है उसका। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, अब बताओ मुझे, यहाँ पर आगे wants to know आज का क्या रहेगा, does the kinetic energy of an object which moves with constant velocity changes with its position? ये आपको बताना है। एक काइनेटिक एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दे तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी? ये मुझे आप आंसर करके बताइएगा। Am I clear with this? चलो जल्दी से एक क्विक रिवीजन। क्या बोलता है भाई कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। नेक्स्ट क्या बात करी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहीं से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को भी रिलेट किया कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या अल्टीमेटली क्या बनता है, नॉट चेंज इन एनर्जी बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा वर्क नेट क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन हम यहाँ से हम और ये भी बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं के और एम का, कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट टू स्ट्रेट, ऐसे ही अगर मैं के और वी स्क्वायर का बनाऊं अगर, तो क्या स्ट्रेट बनता है, और अगर मैं के और वी का बनाऊं तो मेरा पैराबोला बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करने की थी हमने कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड है, मास पे कर रही है, वेलोसिटी पे कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है जी, एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। उसकी डेफिनेशन में ही यही है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर है। अगर वो रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अब कमिंग लेक्चर में हमारा स्टार्ट रहेगा
हम काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल ट्रेनिंग आज स्टार्ट करेंगे और उसको भी हमने 5 लेवल्स में हमने करा है। पहले फॉर्मूला बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिट कन्वर्जन, मास और स्पीड का कंपैरिजन करके कैसे वैल्यू निकलती है, रिवर्स क्वेश्चन की एक चीज दी हुई है तो उधर पीछे वाला चीज कैसे निकालना पड़ता है, देन वर्क एनर्जी से क्या कनेक्शन है, उस पर बेस्ड कितने न्यूमेरिकल्स हैं उन पे बात करेंगे। जब हम ये सब सीख जाएंगे तब हम आएंगे हमारा एनसीईआरटी पे जो हमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस नॉलेज को भी हम चेक करते हुए चलेंगे। तो इन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत थोड़े से ट्रिकी लगते हैं बच्चों को, उनको कवर करेंगे, गिवन कि हमारे पहले सारे 5 लेवल क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर में मिलते हैं। और ऑब्वियसली लेक्चर के एंड में आपको क्या मिलेगा, आपका एन स्क्वायर मेन शीट कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल नर्डी नुक्कड़। लिंक चाहिए तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को फिर भी नहीं मिल रहा है तो ब्रेन शीट लिख कर कमेंट कर दीजिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा नेक्स्ट लेक्चर भूल कर भी मिस मत करना। मुझे पता है 9th क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत नए लगते हैं, उनमें उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत मेहनत से डिफरेंट जगह से पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी को के सभी क्वेश्चन को अलग अलग बाइफरकेट करके मैंने सेक्शंस बनाए हैं। बेबी स्टेप्स लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फाइनली एनसीईआरटी में जो हमारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको इजीली कर पाए, इसीलिए उनको स्टेप्स में तोड़ा गया है। एक लेक्चर आपको कंप्लीटली उन न्यूमेरिकल से फियरलेस कर देगा। आप हर टाइप का न्यूमेरिकल कर पाओगे एक लेक्चर देखकर, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड, तो बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर में। मिस मत करना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। योर फिजिक्स आगे साइनिंग ऑफ। बाय।